जी हां दोस्तों, बहुमत की तानाशाही नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मोदी सरकार को लताड़ा, लपेटे में आए ज्ञानेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 14 मई को आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया जिसकी कल्पना ना तो मोदी शाह ना ही उनकी तरफ से पेश वकील ने की थी। आखिर केंद्र की मोदी सरकार ने वो कौन सा गलत कदम उठाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार बल्कि ज्ञानेश को भी लपेटे में लिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें ताकि समझ सकें इस देश में कैसे चोर दरवाजा खोल करके ये सरकार किस तौर पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रही है। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, दरअसल ये एक ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी होंगे। यानी कि तीनों, एक पक्ष का, एक विपक्ष का और एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, उसके बाद चुन लिया जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया था? अपने बहुमत के घमंड में सीजीआई को हटा दिया था। सीजीआई की जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री मोदी ने रख लिया था। तो मोदी और शाह मिल गए, अकेले राहुल क्या करेंगे? दो के मुकाबले एक क्या मतलब? अब दोस्तों, उसी फैसले के, उसी कानून के खिलाफ जो मोदी सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए ऐसे तीखे सवाल पूछे, ऐसी लताड़ लगाई जिसकी कल्पना शायद ही मोदी सरकार ने की होगी। अदालत ने 3 सदस्यों वाली चयन समिति में 2 का सरकार के लोगों को रखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार निष्पक्षता का दिखावा क्यों कर रही है? जब 2 के मुकाबले 1 के बहुमत से ही सरकार खुद ही फैसला ले लेती है तो फिर इस चयन व्यवस्था का क्या मतलब? जब कैबिनेट मंत्री सरकार का हिस्सा हैं तो ऐसे में चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता केवल दिखावा बनकर रह जाती है। सीजीआई को हटाने के पीछे की मंशा क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने जिस क्लियर कट अंदाज में यह सवाल पूछा, वाकई अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का जरा भी ख्याल रखते होंगे मोदी और शाह, तो फिर वो अपने उस कानून को खुद ही बदलने के लिए दोबारा से संशोधन करेंगे। मगर उनको ऐसा करना होता तो फिर बंगाल का यह हाल क्यों होता और इस कानून को बनाए क्यों होते? दोस्तों, चयन समिति की संरचना पर सवाल उठाते हुए सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री शामिल है। इसका क्या मतलब है? आप जो चाहें करने का नियम बना दिया? यह कैसे चल सकता है? दोस्तों, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया का भी हवाला दिया, जिसमें अभी भी की बात है, जिसमें सीबीआई की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे। मगर वही किया फिर से मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि प्रवीण सूद को 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया। तो अदालत ने इस प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि जब केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका हो सकती है, तो चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था की नियुक्ति में क्यों नहीं? नियुक्तियों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने में क्या दिक्कत है? क्या कहा पीठ ने? देखिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बेहद अहम है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसकी कार्यप्रणाली लोगों को निष्पक्ष दिखनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जनता का भरोसा कायम रहना बेहद जरूरी है। मगर मौजूदा दौर में क्या देश की जनता चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से भरोसा कर पा रही है? चाहे सीबीआई की नियुक्ति हो, चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, सभी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए एक बुनियाद है, जिस बुनियाद को ढा दिया गया। जब बुनियाद ही ढाल दिए जाएंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा? दोस्तों, कम से कम मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी सख्त और तीखी टिप्पणी करेगा। वैसे दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अपने पत्रकारिता के करियर में कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे संवेदनशील मामलों में
बड़ी तीखी टिप्पणियां की, सरकार को घेरा, मगर अंत में फैसला वही आया जो सत्ता पक्ष को चाहिए था। इत्तेफाक भी हो सकता है। आप देख लीजिए उठा करके अयोध्या के उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जिस तरीके से उस मामले में दूसरे पक्ष को, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से पेश वकीलों को जो घेरा, ऐसा लग रहा था कि शायद इंसाफ हो जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहती दुनिया तक के लिए, कानून के जानकारों के लिए एक ऐसी हिस्ट्री शीट होगी जिस पर लोग रिसर्च करेंगे और भारत के न्यायपालिका पर अफसोस करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा उस फैसले में कि साहब ये साबित नहीं हुआ है कि वहां पहले कोई मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि साहब यह फैसला जनभावना के आधार पर दिया जाता है। आप जाकर के देख लीजिए इस फैसले को, वर्डिक्ट को। खैर, अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के मामले में ऐसी तीखी और सख्त टिप्पणियां करते हुए, केंद्र सरकार को फटकारते हुए मामले की अगली सुनवाई में मोदी सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। बड़ा दिलचस्प मोड़ था जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखने वाले नए कानून का विरोध करते हुए कहा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में थे तब उन्होंने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण पर सवाल उठाए थे, मगर अब यही भाजपा मनमर्जी हिटलरशाही कर रही है। 3 लोगों के पैनल से सीजीआई को हटा दिया गया बहुमत के घमंड में। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है, स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती है। जस्टिस दत्ता ने इस पर क्या कहा? इससे जो कुछ कहा उससे मोदी सरकार से जुड़े सभी लोगों के सीने पर, भाजपा और संघियों के सीने पर सांप लूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुने हुए लोगों की तानाशाही जैसा है, सत्ता में आकर यही करने लगते हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे सतीश चंद्र शर्मा ने भी कहा कि ये बहुमत की तानाशाही ही है, जिसे मैंने अपने शीर्षक में लिखा दोस्तों कि बहुमत की तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए था जिसमें कार्यपालिका का दबदबा ना हो, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग कानून के शासन, संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल भावना से जुड़े हैं। दोस्तों, इससे पहले 7 मई को सुनवाई के दौरान पीएम मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बेपर्दा होना पड़ा था। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस खास कानून पर बहस के दौरान विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया था। अगर वो इसे रद्द करने के लिए संविधान संशोधन भी लाते तो भी ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में अमेंडमेंट को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता था। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना था जिसमें एग्जीक्यूटिव की आवाज हावी ना हो। सही कानून का मतलब ऐसा कानून नहीं था जो वही कमी वापस लाई जाए जिसे कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार बताया था। इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग की जरूरत कानून के राज, फ्री और फेयर चुनाव के आर्टिकल 14 के सिद्धांतों पर आधारित था। हालांकि कोर्ट ने पूछा था कि पार्लियामेंट ने बर्नवाल जजमेंट से पहले कानून क्यों नहीं बनाया। प्रशांत भूषण ने बताया कि सरकार ने इसका फायदा उठाया ताकि वो अपॉइंटमेंट का गलत इस्तेमाल कर सकें। जब बीजेपी विपक्ष में थी, शोर मचा रही थी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो इसकी परवाह करना बंद कर दिया और सत्ता के उपयोग और दुरुपयोग के साथ चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना। दोस्तों, उस समय मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हल्के अंदाज में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, काश जजों की नियुक्ति में भी इतनी ही तेजी दिखाई जाती, खासतौर पर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में। दोस्तों, ये टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने अदालत को यह बताया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बहुत जल्दबाजी में की गई। हंसारिया ने कहा कि 2024 में नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई होती उससे पहले रातों रात मोदी सरकार ने तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली। अदालत हैरान थी ये जानकर कि 13 मार्च 2024 को विपक्ष के नेता को करीब 200 नामों की सूची दी गई और उनसे फौरन ये कहा गया कि साहब अगले ही दिन
चयन समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नाम चुन लिए गए सरकार की तरफ से। अंसारिया ने कहा कि जब सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है तो फिर यही होता है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को जूतों तले रौंदा जाता है। तो दोस्तों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई पर सख्त टिप्पणी की है, लताड़ा है केंद्र की मोदी सरकार को, जवाब तलब किया है विस्तृत, आगे क्या होगा? बहरहाल कोर्ट का मामला है, तुक्के नहीं भिड़ा सकते, लेकिन कानूनी जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द करना सुप्रीम कोर्ट के जरिए बेहद जरूरी है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है, संविधान की जो रक्षक है, वो ये साबित कर सके कि जनता के फंडामेंटल राइट्स को कुचलने के लिए बीच में जो चोर दरवाजे बनाए गए, उनको सुप्रीम कोर्ट बंद करना जानता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।